नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो ये बेल आइकन होता है इसको प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को हमारे जो भी अपडेट हैं वीडियो से संबंधित वो समय पर मिलते रहें। और साथ साथ मैं आपके साथ अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर करूंगा। ये हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 7895860757। आप लोग अपनी इस विषय से संबंधित या कोई और विषय से संबंधित कोई भी शंका होती है, कोई प्रश्न होता है, कोई सवाल होता है तो आप लोग हमारे से इस नंबर पर मैसेज कर पूछ सकते हैं। हम लोग आपको जल्दी से जल्दी आपकी जो समस्या है उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों से फिर एक बार वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने दोस्त, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके साथ हमारे इन वीडियोस को, हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे मॉड्यूल 4 की, जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, जो कि इसका शीर्षक है सांख्यिकी उपकरण। इसके अंतर्गत हम आज एक नया अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय 8, जिसका कि शीर्षक है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और इसमें से अक्सर एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। जो आपकी परीक्षा होती है उसमें से इसके अंदर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, किसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोलते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब है कि जो डेटा है, ये जो अंक हैं, उनकी एक ऐसी प्रवृत्ति जो कि उनको केंद्रित करती है। मतलब कोई एक ऐसा अंक जिसके सहायता से कि हम पूरे के पूरे जो आंकड़ों का समूह है उसकी विशेषता ज्ञात कर सके, ठीक है ना। हमने अभी तक पढ़ा कि प्रस्तुतिकरण होता है, डेटा को पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर उसका वर्गीकरण किया जाता है, फिर उसका सारणीयन करते हैं, ठीक है ना, प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो इसके अलावा जब हम उसको संग्रहित कर लेते हैं उसके पश्चात हमको उसको पुनः संक्षिप्तीकरण करना पड़ता है, उसका फिर दोबारा से उसको छोटा करना पड़ता है। कब? जब हम दो से अधिक विभिन्न वितरणों की तुलना करते हैं, मतलब दो या दो से अधिक कोई डिस्ट्रीब्यूशन हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं? दो आंकड़े के समूह मान लीजिए आप, उनकी अगर आप तुलना करेंगे तो उसके लिए हमको जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप दो या दो से अधिक अगर आंकड़ों के समूह हैं उनकी तुलना करने में भी सहायक होती हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक सांख्यिकी माप है और वो क्या करती है? जो एक अकेले मूल्य का ज्ञान कराती है, ठीक है ना। और वो जो अकेला मूल्य होता है वो सारे की सारी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और हम समस्त वितरण को, जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो आंकड़ों का समूह है, उसको उसको क्या कर सकते हैं? उसको केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का प्रयोग करके एक ऐसी संख्या में परिणति कर देते हैं, उसको एक ऐसी संख्या में बदल देते हैं जो उस वितरण का प्रतिनिधित्व कर सके। मतलब जो पूरा आंकड़े हैं उसको आप केवल एक अंक की सहायता से दिखा सकते हैं या एक ऐसी संख्या की सहायता से दिखा सकते हैं जो कि वो जो आंकड़ों का समूह है उसका प्रतिनिधित्व करती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कुछ आंकड़े दे रखे हैं और इनका औसत ये है, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक टेबल दे रखी है आपको। उस टेबल में क्या है? फर्म दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फर्में हैं जिनका की अलग अलग निर्यात मूल्य है। निर्यात क्या होता है? जो माल ये बाहर विदेश को भेजती हैं। तो वो कितना निर्यात करती हैं? पहली फर्म 10 करोड़ का निर्यात करती है, दूसरी फर्म 20 करोड़ का, ऐसे ही नवी फर्म 90 करोड़ का। तो ये जो आंकड़ों का समूह है, ये जो 9 आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को अगर हम एक संख्या से प्रदर्शित करना चाहें, ठीक है ना, और एक संख्या क्या होगी? मान लीजिए इन आंकड़ों का हम औसत निकालें, ठीक है ना, जिसको क्या कहते हैं? जिसको अंक गणितीय माध्य भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका अंक गणितीय माध्य या समांतर माध्य निकालें, या जिसको हम हिंदी में औसत भी बोलते हैं अलग से, तो वो औसत अगर हम निकालें तो वो निकलेगा 50। तो जो 50 का जो अंक है, 50 की जो संख्या है, वो एक ऐसी संख्या हो गई जो कि इन सारे अंकों का, जो 9 अंक थे, इनका रिप्रेजेंटेशन करती है, यानी कि प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है ना। तो आप केवल ये भी बोल सकते हैं कि जो 9 फर्में हैं इनका जो निर्यात करीब करीब ये औसतन 50 करोड़ का निर्यात करती हैं, ठीक है ना। इनका जो निर्यात है उसका औसत 50 करोड़ है, ठीक है।
तो 50 करोड़ का मतलब ये नहीं है कि हर एक फर्म 50 करोड़ का करती है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 9 की 9 फर्मों को अगर आप मिलाएं, उनका औसत निकालें तो वो 50 करोड़ निकलता है। हालांकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो फर्में हैं वो अलग अलग संख्या का निर्यात करती हैं, उनकी जो निर्यात के आंकड़े हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप उनको इकट्ठा एक साथ बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं कि औसतन ये 9 जो फर्में हैं ये 50 करोड़ मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो ये सांख्यिकी माप है जो एक अकेले मूल्य का ज्ञान कराता है, जो समस्त श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य समस्त समंकों यानी कि समस्त जो संख्याएं हैं, जो ग्रुप के अंदर जो समूह के अंदर संख्याएं हैं, उनका एक सही विवरण प्रदान करना होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का, ठीक है ना। जो केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ है ये, अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक अकेला मूल्य है, एक अकेला मूल्य है, जो एक अकेला मूल्य समंकों का सर्वाधिक प्रतिरूपी या प्रतिनिधि होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रतिनिधि मूल्य किन्हीं अवलोकनों के समूह के मध्य होने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसका मतलब है कि वो जो समूह है उसके बीच में वो आते हैं, ठीक है ना। तो वो केंद्रीय उनका स्थान होता है। कैसा स्थान होता है? केंद्रीय स्थान है। वो जो संख्या है वो दिखाती है कि ये जो आंकड़े हैं इनका जो मिडिल पॉइंट है या बीच की जगह है वो कौन सी है, ठीक है ना। तो वो समूह के मध्य में होने की प्रवृत्ति रखते हैं और इनको ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये तो एक परिभाषा थी। अब असली चीज इसके अंदर सवाल करने की होती है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको करना होगा। तो इसमें बेसिकली आपको अंकित प्रश्न आते हैं। तो औसत के प्रकार अथवा केंद्रीय प्रवृत्तियों के प्रकार, तो किस किस प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्तियां होती हैं, किस किस प्रकार के औसत होते हैं। सबसे पहले होता है अंकगणितीय माध्य। तो अंकगणितीय माध्य जिसको कि हम मेनली पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में। तो अंकगणितीय माप सबसे पहली चीज हो गई। उसके अंदर दो प्रकार के अंकगणितीय माप होते हैं, एक होती है सरल या अंकगणितीय माध्य निकालते हैं, और एक होता है भारित अंकगणितीय माध्य। इन दोनों के बीच थोड़ा सा अंतर होता है जो कि हम आगे जानेंगे। फिर हम बात करेंगे माध्यिका की, फिर बात करेंगे चतुर्थक की या क्वाड्रेंट की, और सबसे लास्ट में क्वार्टाइल की, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे बहुलक की, ठीक है ना। तो जो ये पहला है जो नीले रंग में मैंने दिखाया है, जिसके कि दो भाग हैं ये पीले रंग वाले, तो जो नीले रंग में लिखा हुआ है अंकगणितीय माध्य, ये इसको हम गणितीय औसत भी कहते हैं, ये एवरेज भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। जबकि जो तीनों के तीनों बाद वाले हैं औसत के प्रकार, वो तीनों के तीनों स्थिति के माप कहलाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये दिखाते हैं कि आंकड़ों में उनके केंद्र की स्थिति क्या है, ठीक है ना। ये स्थिति को दिखाती है माध्यिका, चतुर्थक और बहुलक। बल्कि जो ये पहला है ये दिखाता है गणितीय औसत को, ठीक है ना। तो ये एक इनके बीच में डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे अंकगणितीय माध्य की, जो हमने पहले बात की थी। तो अंकगणितीय माध्य क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाला माप है। आप अपनी कॉमन मतलब लाइफ में भी, आम जिंदगी में भी कई बार औसत का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आप देखते हैं कभी आप मैच देख रहे होते हैं तो बोलता है कि इस बल्लेबाज ने, मान लीजिए वो बोलते हैं कि इस बल्लेबाज ने 100 के औसत से रन बनाए हैं, ठीक है ना। इसके जो रनों का औसत है वो 100 है। उस बल्लेबाज ने मान लीजिए करीब करीब 250 पारियां खेली होंगी आज तक, ठीक है ना, और उसका एवरेज है 100। तो उस कहने का मतलब ये है कि उसकी अगर आप 250 की जो पारियों के रन होंगे, उन सब पारियों को जोड़ें, आप उन सब रनों को जोड़ें और उनको 250 से भाग दें तो वो कितना आएगा? 100 आएगा। तो लगभग कह सकते हैं कि वो हर पारी में करीब करीब 100 रन के करीब मारता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि वो हर पारी में 100 ही रन मारता हो, लेकिन हम ये एक मोटा मोटा कह सकते हैं, उसको 100 रन से उसकी जो औसत है उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 100 का आंकड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे 250 मैचों में उसने मान लीजिए किसी में 0 भी मारा होगा, किसी में 50 भी मारा होगा, और हो सकता है किसी में 200 भी मारा होगा, ठीक है ना। किसी में 250 मारा होगा, किसी में 100 मारा होगा। तो इन सबको अगर आप जोड़ेंगे 250 के 250 मैचों की पारियों को, और उनको 250 से ही भाग दे देंगे, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? औसत बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कई बार आपकी जो लाइफ है उसमें ये आपको औसत का प्रयोग होता है। तो इसलिए अंकगणितीय माध्य जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाला माप है, मेजर है। यह श्रृंखला के सभी मदों का एक औसत होता है। जैसे मैंने भी आपको बताया, अगर उसकी जितने मैच खेले थे उसको एक श्रृंखला बना लें आप, उसके जो रन थे 250 के 250 आपको अंक मिल जाएंगे। तो उन 250 के 250 अंकों को आप जोड़ लेंगे और उनको नंबर ऑफ जो मद थी मतलब 250, तो उससे अगर भाग दे देंगे तो आपको औसत
प्राप्त हो जाएगा, अंकगणितीय माध्य मिल जाएगा। जैसे, और इसको हम जब अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो उसको हम तीन श्रृंखलाओं के बारे में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत श्रृंखला में अंकगणितीय माध्य की गणना करना, फिर हम पढ़ेंगे समूहबद्ध आंकड़ों में या ग्रुप्ड डेटा में, ठीक है ना, कैसे अंकगणितीय माध्य निकालना है, और फिर तीसरा हम बात करेंगे अखंडित अथवा अविच्छिन्न श्रेणी में समांतर माध्य निकालने की। इन सारी चीजों के बारे में हम, जो समूहबद्ध आंकड़े हैं, अखंडित अथवा अविच्छिन्न श्रेणी की क्या होती है, ये सारी हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ हमको अंकगणितीय माध्य निकालना सीखना है या समांतर माध्य निकालना सीखना है, ठीक है। हम तो अब आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे व्यक्तिगत श्रृंखला में अंकगणितीय माध्य की गणना, कैसे हम व्यक्तिगत श्रृंखला में अंकगणितीय माध्य को गणना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई एक, अब इसकी दो विधियां होती हैं, ठीक है ना। व्यक्तिगत श्रृंखला में अगर अंकगणितीय माध्य आपको निकालना है तो उसकी दो विधियां होती हैं, एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, मान लीजिए अगर आपके पास जो आंकड़े हैं, जो श्रृंखला है वो दी हुई है, x1 से शुरू होती है और xn तक जाती है। यहाँ जो नीचे जो 1 2 3 4 लिखे हैं ये चरों के अलग अलग मान हैं, ठीक है ना। x का मान 1 वाली स्थिति पर, x का मान 2 वाली स्थिति पर। जैसे अगर मैं उस क्रिकेटर की बात करूं तो x1 का मतलब है उसकी पहली पारी में मारे गए रन, x2 का मतलब है उसकी दूसरी पारी में मारे गए रन, और x3 का मतलब है उसकी तीसरी पारी में मारे गए रन, और xn का मतलब है, n अगर 250 है, n हमारे केस में कितना है 250, तो xn का मतलब हो गया 250वीं पारी में मारे गए रन। n जो है एक चर है, तो n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर n की वैल्यू हम यहाँ 250 लेंगे तो यह इसका मतलब हो जाएगा कि x, कौन सी x की वैल्यू, जो कि 250 पर है, ठीक है ना। तो 250वीं पारी में मारे गए रन, और भाग किससे करेंगे, n से भाग करेंगे, जो कि अभी हमने बात की 250, अगर n 250 है तो हम नीचे 250 से भाग दे देंगे, इस पूरे सबको जोड़ेंगे और उसको 250 से भाग दे देंगे। तो ये प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो इसमें जो जब हम निकालते हैं, और इसको हम जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ना, x लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक लकीर खींच रखी है, तो अगर x लिख के उसके ऊपर एक लकीर खींच देते हैं तो उसको बोलते हैं x बार। ये तो है x, और जो हमने ऊपर लाइन खींची उसको बोलते हैं बार, तो इसका मतलब हो गया x बार, ठीक है ना। तो अगर आपको गणितीय माध्य को दिखाना है, अंकगणितीय माध्य को दिखाना है, तो उसको x बार से कहा जाता है, x बार से उसको बोला जाता है। तो x बार बराबर हो गया सिग्मा x डिवाइड बाई n। सिग्मा x क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा बोलते हैं समेशन को, यानी कि जोड़ को। तो x की जितनी भी वैल्यूज हैं उनका जोड़ है सम, जो x की सारी जो वैल्यूज हैं, जो माप हैं, जो मूल्य हैं, उन सबका जोड़ कहलाता है सिग्मा x, ठीक है ना। सिग्मा x का मतलब है क्या, x1 प्लस x2, ठीक है ना, प्लस x3, जो यहाँ लिखा हुआ है ये टर्म, x1 x2 x3 xn तक, ठीक है ना। सबको जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा सिग्मा x। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं एस x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइड बाई n, ठीक है ना। तो ये तो हो गई प्रत्यक्ष विधि। अब दूसरी होती है एक कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि में क्या होता है, उसमें हम कल्पना कर लेते हैं एक माध्य की, ठीक है ना, हम एक माध्य खुद ही मान लेते हैं, ठीक है ना। इस जो कल्पित माध्य विधि होती है इसको लघु विधि भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक स्वयं से एक माध्य मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने a मान लिया है, तो a यहाँ पर माना गया माध्य है, तो x बार यहाँ कैसे निकलता है, a प्लस सिग्मा ऑफ d। यहाँ सिग्मा ऑफ x नहीं होता है, यहाँ होता है सिग्मा ऑफ d, और d क्या है, d है x माइनस a, ठीक है ना। तो सिग्मा d क्या हो गया, सिग्मा ऑफ x माइनस a। तो d आप कैसे निकालेंगे, d आप निकालेंगे x की जो वैल्यू होगी उसमें से जो आपने a माना है, जो आपने माना है कल्पित माध्य, जिसकी आपने कल्पना की जिस माध्य की, उसको आप x से घटाते जाएंगे और d की वैल्यू निकालते जाएंगे। d की वैल्यू कितनी वैल्यू निकलेंगी, d की उतनी ही निकलेंगी जितनी की x की वैल्यू है। x 1 से लेके n तक जा रहा है तो d भी 1 से लेके n तक जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब आप इसको भी उसमें देखेंगे टेबल्स में तो आपको समझ में आ जाएगा। जब हम इसको प्रैक्टिस में देखेंगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो सिग्मा डी यानी कि डी के सारे मानों का जोड़ बराबर है सिग्मा ऑफ एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स माइनस ए के सारे मानों का जोड़, ठीक है ना। सिग्मा का मतलब है सारे मानों का योग, सारे मूल्यों का योग, उसको सिग्मा बोला जाता है, इंग्लिश में सिग्मा कहते हैं, इसको समेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, जोड़ बोलते हैं।
तो अब हम एक सवाल छोटा सा करते हैं जो आपके में एग्जाम्पल दे रखा है कि किसी विशेष परीक्षा में कक्षा 11 के, ठीक है ना, कक्षा 11 के 7 विद्यार्थियों के प्राप्तांक इस प्रकार से हैं। ये एक व्यक्तिगत श्रृंखला है, ठीक है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है ना, इसमें आवृत्ति वाली बात नहीं है। अभी अभी इसमें केवल आपको एक्स की वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है ना। ये क्योंकि अभी हम व्यक्तिगत श्रृंखला में चल रहे हैं, व्यक्तिगत श्रृंखला सबसे सरल वाला है। तो कितने मान हैं, 11 के 7 विद्यार्थियों के हमने बोल रखा, कक्षा 11th में पढ़ रहे हैं और 7 विद्यार्थियों के मान दे रखे हैं, उसके उनके अंक दे रखे हैं 5, 11, 16, 17, 19, 24 और 30। तो आपको सीधे सीधे इनका क्या निकालना है, गणितीय अंक गणितीय माध्य या औसत निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 7, तो 7 से भाग दे देंगे। तो प्रत्यक्ष विधि में कैसे करेंगे, आपको पता है एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, एन यहाँ पे n कितना है, n है यहाँ पर 7, क्योंकि हम 7 विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। तो x1 से लेके x7 तक आप जोड़ देंगे। x1 क्या है, x1 की वैल्यू है 5, x2 क्या है, दूसरे विद्यार्थी के अंक कितने हैं 11, x3 क्या है, तीसरे विद्यार्थी के अंक यानी कि 16, ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है और ये x7 है, क्योंकि n यहाँ पर 7 है, 7 से ज्यादा मान हमारे पास है ही नहीं। तो आप 7 तक सारी संख्याओं को जोड़ देंगे और n कितना है 7, 7 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, सातों को जोड़ देंगे जो मैंने इसमें जोड़ा है और फिर उसको भाग कितने से कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे, वो आ जाएगा 122/7 यानी कि 17.43। तो इनका जो औसत अंक है, औसत प्राप्तांक है वो है 17.43, 17.43। अब हम बात करें अगर कल्पित माध्य विधि से इसको निकालने की, तो कल्पित माध्य विधि जिसको कि कहा क्या कहते हैं, लघु विधि भी कहते हैं, शॉर्टकट मेथड भी इसको कहा जाता है। तो इसका प्रयोग कब किया जाता है, प्राय मदों की संख्या अधिक और या फिर अंकों के अंशों में होने पर किया जाता है, या तो मद बहुत सारे हों। तो ये क्या करती है, जो जब हम ए मान लेते हैं, कोई कल्पित माध्य मान लेते हैं, तो उसकी सहायता से हम जो है शॉर्ट में ही जो सवाल है इसको हल कर लेते हैं। इसमें थोड़ी गणना कम हो जाती है, ठीक है ना। कैसे कम हो जाती है आपको भी आगे पता चलेगा। ये कब हम उपयोग में लाते हैं, जबकि मदों की संख्या बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना, या फिर अंक जो है वो अंशों में दिए हों, ठीक है ना, फ्रैक्शंस में दे रखे हों। कुछ तर्क और अनुभव के आधार पर एक विशेष मूल्य कल्पित माध्य समांतर माध्य के रूप में मान लिया था। मतलब एक किसी आप जो अपना अनुभव है या कुछ लॉजिक है उसके हिसाब से आप एक इमेजिनरी माध्य मान लेंगे, ठीक है ना, कल्पना कर लेंगे एक माध्य की, उसको मान लेंगे और फिर मूल्यों का विचलन निकाल लेंगे, ठीक है ना, जो कि डी निकलता है। डी क्या निकलेगा, x माइनस ए निकलता है, ठीक है ना। और फिर आप उसका जो x बार है यानी कि समांतर माध्य है वो निकाल लेंगे, a में d डिवाइड बाई n कर देंगे, सिग्मा d डिवाइड बाई n करेंगे तो वो आपका x बार निकल आएगा। अब हम इसको एक सवाल के अंदर देखते हैं। एक सवाल आपकी किताब में दे रखा है, उदाहरण के जो उदाहरण 2 है उसमें दिया हुआ है। तो उसमें 9 फर्म दे रखी हैं, ठीक है ना, 1 से लेके 9 तक, और उनके निर्यात मूल्य दे रखे जो मैंने अभी पहले बात भी की थी आपसे, ठीक है ना, 10 से लेके 90 तक वो वेरी कर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको इसका समांतर माध्य निकालना है। तो आप इस प्रकार से एक टेबल बना लेंगे। सबसे पहले फर्म लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर फर्म के आगे उसका निर्यात मूल्य लिख लेंगे करोड़ रुपए में, ठीक है ना, निर्यात की मूल्य लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, फर्म कितनी है वो लिख लेंगे, एन कितना है 9, ठीक है ना, 9 फर्म है, पता है आपको, एन कितना है 9। तो x1 x2 x3 x4 x5 हम बात करें तो xn यानी कि x 9 तक जा रहा है, ठीक है ना। और जो सिग्मा x है ये भी निकाल लेंगे आप, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, जब कल्पित माध्य आप निकालेंगे तो सिग्मा d डिवाइड बाई n होता है, लेकिन सिग्मा d निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा x माइनस ए निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप कल्पित माध्य से विचलन निकाल लेंगे, ठीक है ना। वो कैसे निकलेगा, आपने मान लिया कल्पित माध्य है 60, कितना मान रखा है a यहाँ पर 60 मान रखा है। तो d क्या होता है, d होता है x माइनस ए। तो x है 10 और a है 60, तो 10 में से अगर आप 60 को घटाएंगे क्योंकि 10 छोटा है और 60 बड़ा है तो कितना आएगा, -50, ऋणात्मक वाला 50 की वैल्यू आएगी। ऐसे ही अगर 40 है x और a फिक्स रहेगा, ये सब में 60 रहेगा, तो 40 से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -20, 50 से 60 घटाएंगे तो आ जाएगा -10। इस प्रकार से आप घटाते चले जाएंगे। 60 से 60 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 70 से 60 को घटाएंगे तो 10 आएगा, 80 से 60 को घटाएंगे तो 20 आएगा, और 90 से 60 को घटाएंगे तो
30 आएगा। और इस प्रकार से फिर जो ये सिग्मा जो ये डी आएगा, हर एक अलग अलग डी आएगा। ये D1 है, ये D2 है, D3, D4, D5, D6, तो इसको सिग्मा डी कर लेंगे। आप इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। ये सबको आप जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो प्लस की वैल्यूज हैं जो धनात्मक हैं वो कितने हैं, 30 और 20 50 और 10 60 है, इनकी वैल्यू 60 है। और माइनस वाले कितने हैं, 50 और 40 90, 30 120, 140 और 10 150। तो 150 है माइनस का, मतलब है 150 है माइनस का ज्यादा है, और 60 है प्लस का। तो 150 में से अगर आप 60 घटाते हैं तो 90 आता है, और 90 का एक आएगा माइनस का आएगा, तो ये आ जाएगा -90। तो सिग्मा डी हो गया -90 और n है 9, और हमको पता है x बार क्या होता है, a प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाई n। तो यहाँ a कितना है 60 जो हमने माना था, हमने पहले a 60 मान रखा था, और सिग्मा डी है -90। ये जो वैल्यू है -90, इसको आप सिग्मा डी की जगह रख देंगे -90, और n की वैल्यू कितनी है, टोटल आंकड़े कितने हैं 9 हैं, तो n कितना हो गया 9, जो हमने यहाँ पे लिखा भी था। इस वैल्यू को आप यहाँ लिख लेंगे। तो जब 60 हो गया और -90 डिवाइड बाई 9 वो हो जाता है 10, माइनस का 10, क्योंकि 9 ढाई 90 होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा -10। तो 60 में से 10 गए, कितना बचा 50। तो जो उसका समांतर माध्य आया, जो उसका अंकगणितीय माध्य आया, वो 50 करोड़ आया, ठीक है ना। अगर हम इसको प्रत्यक्ष विधि से करना चाहते तो सीधे सीधे हम यहाँ पर ही सिग्मा x निकाला था और n निकाला था, तो सीधे सीधे 450 में अगर आप n से भाग दे देते, n कितना था 9, तो आपको सीधे सीधे जो वो था समांतर माध्य अंकगणितीय माध्य वो निकल जाता। 9 से अगर आप इसको भाग देने बैठेंगे, 9 पंजे 45, 5 बार में जाएगा, और शून्य बचा वो यहाँ उतार देंगे, ठीक है ना। तो कितना आता है, वो भी 50 ही आता। अगर आप इसको प्रत्यक्ष विधि से करते तो भी इसका उत्तर 50 ही आता, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे समूहबद्ध आंकड़ों में, यानी कि ग्रुप्ड डेटा में अंकगणितीय माध्य कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो समूहबद्ध आंकड़े क्या होते हैं, समूहबद्ध आंकड़े वो होते हैं जिसमें कि आवृत्ति दी होती है। क्या दी होती है, आवृत्ति दी होती है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, ठीक है ना, हमने बात की थी। तो इसमें हम सबसे पहले खंडित श्रेणी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो खंडित श्रेणी में क्या है, इसमें जो मदों के मूल्य हैं x1 x2 xn के x से n तक जा रहा है, उसके साथ साथ उसकी आवृत्तियां, जैसे कि f1 f2 f3 f9 तक ये दी होती हैं, ठीक है ना। और इसके जो ये विधि होती है, इसमें भी क्या कौन सी विधि से आप निकाल सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे एक कुछ आंकड़े दे रखे हैं, मान लीजिए साप्ताहिक आय दे रखी है लोगों की और कामगारों की संख्या दे रखी है। तो इसका अगर हम निकालना चाहेंगे, इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष विधि में जो ये समूहबद्ध आंकड़े होते हैं, जो कि खंडित श्रेणी की बात हम भी कर रहे हैं, जिसमें कि जो मान दिया होता है और उसकी आवृत्ति दी होती है, ठीक है ना। x दिया होगा और f दिया होगा। तो जैसे इसमें भी आपने देखना है ना, ये ऊपर की जो लाइनें हैं, साप्ताहिक आय ये है क्या x, ये वैल्यू है x, और जो नीचे कामगारों की संख्या है वो है फ्रीक्वेंसी यानी कि f। कैसे समझेंगे, जैसे साप्ताहिक आय दे रखी है 100 रुपये, तो 100 रुपये है फिक्स, ठीक है ना। और उस पर कितने कामगार हैं जिनकी की जो सैलरी है वो 100 रुपये के करीब है, 100 रुपये है, ऐसे 5 लोग हैं, तो ये हो गई इसकी आवृत्ति। ऐसे ही 140 रुपये कितने लोगों की है, 2 लोगों की, ये उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गई। ये 6 है, ये 4 है और ये 3 है, ये सब इनकी आवृत्तियां हैं, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष विधि में कैसे हम निकालते हैं, जब समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य निकालना होता है, x बार इक्वल टू होता है f1 इंटू x1, मतलब ये है x1, ये x है तो ये x1 है, ये पहला डेटा है, ये दूसरा, ये भी पहला डेटा है, तो ये हो गया f1। तो x1 ये हो गया और f1 ये हो गया, इन दोनों की गुणा कर देंगे, f1 इंटू x1, फिर प्लस f2 इंटू x2, यानी कि इन दोनों की गुणा करेंगे, ये हो गया x2, ये x है तो ये दूसरा आंकड़ा है तो x2 हो गया, और ये f2 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही ये 5वां आंकड़ा है तो ये x5 हो गया और ये f5 हो गया। तो f1 x1 f2 x2 जहां तक जाए, ये तो केवल 5 तक है, ऊपर जो आंकड़े दे रखे हैं हो सकता है 10 तक हो, 20 तक हो, ठीक है ना। तो आप जहां तक जाएगा आपको उसकी फ्रीक्वेंसी की उसी जो पद होगा, जो मद होगा उसके साथ गुणा करनी पड़ेगी, जो मद है और उसकी संबंधित आवृत्ति की आपस में गुणा करनी पड़ेगी, और ये इसको आप फिर जोड़ देंगे।
सबकी गुणा करेंगे, उनको आपस में जोड़ देंगे, समेशन कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई नीचे जो फ्रीक्वेंसी है उनको जोड़ देंगे, खाली फ्रीक्वेंसी जोड़नी नीचे, ये एफ वाला टर्म जोड़ना है, F1 से लेके Fn तक इन सबको जोड़ देंगे, सिग्मा एफ से दिखाएंगे। और कल्पित माध्य विधि में कैसे करेंगे, यहाँ आप करेंगे एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी, यहाँ एफ की गुणा होगी डी के साथ, डी क्या होगा एक्स माइनस ए ही होगा, जैसे पिछला अभी हमने देखा था ना व्यक्तिगत श्रृंखला में, सेम वही फॉर्मूला इसमें भी डी का रहेगा। डी वैसे ही निकालेंगे, कल्पना करेंगे किसी माध्य की और डी इक्वल टू एक्स माइनस ए से उसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। और n यहाँ पर कैसे निकलेगा, ये जो n आप देख रहे हैं वो यही है, ये जो सिग्मा एफ है ना, यहाँ पर भी सिग्मा एफ लिया है, ये भी सिग्मा एफ होता है, तो n आप वैसे ही निकालेंगे, सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़कर ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी वैसा ही करना है आपको, बस इसमें सिग्मा एफ डी हो जाएगा, वहां पे x है सिग्मा एफ एक्स, यहाँ सिग्मा एफ डी है, सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई n, और इसको किस में जोड़ देते हैं, a में जोड़ देते हैं। a क्या होता है, a कल्पित माध्य होता है, ठीक है ना। और तीसरी जो विधि है जो थोड़ी सी और सरल बना देती है सारी कैलकुलेशंस को, वो होती है पद विचलन विधि। तो पद विचलन विधि में हम क्या करते हैं, जो अनुमानित माध्य है उससे विचलन लेते हैं, जो डी होता है इसको डेविएशन बोलते हैं इंग्लिश में, या उसको विचलन कहा जाता है हिंदी में, ठीक है ना। तो हम इसमें डी निकालते हैं और फिर डी को छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना, उसे समान गुणक से, कॉमन फैक्टर से विभाजित कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ये दिखा रखा है ना, डी बार निकाल लेंगे, डी डैश निकाल लेंगे, डी डैश क्या है, डी में भाग दे दिया सी से, सी क्या है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर हम अधिकतर जो सवाल अभी करेंगे उसमें 10 लेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, 10 लेने से वो संख्या छोटी हो जाएगी, तो डी जो डी डैश है वो डी से छोटा हो जाएगा, कितना छोटा हो जाएगा, जितना कि सी है उसकी वैल्यू के हिसाब से छोटा हो जाएगा। और डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए से, डी हो जाएगा एक्स माइनस ए डिवाइड बाई सी, इससे हम निकाल लेंगे डी डैश, ठीक है ना। फार्मूला लगभग वही रहता है जो इसमें था, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी डैश, डी डैश निकाला है हमने जो नया, और डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू सी। तो ये थोड़े से फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, इन फार्मूलों को याद कर लेंगे तो आप आसानी से सारे सवाल कर पाएंगे, ठीक है ना। और ये हम करते क्यों हैं, सी से इसको भाग इसलिए देते हैं ताकि जो आंकड़े हैं उनकी गणना और आसान हो जाए और छोटी हो जाए, ठीक है। तो आइए एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि की सहायता से, प्रत्यक्ष विधि की सहायता से हम जो सवाल दे रखा था उसको करके देखते हैं। तो आपको पता है साप्ताहिक आय दे रखी थी और कामगारों की संख्या दे रखी थी, तो हमको निकालना था कामगारों की साप्ताहिक आय के औसत निकालना था, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि में, आपको पता है एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, F1 X1, ये सब जोड़ेंगे और डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी को जोड़ के उससे भाग दे देंगे, तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ। तो हम टेबल में लिख लेंगे, जो साप्ताहिक मजदूरी दी है वो लिख लेंगे 100 से लेके 250 तक, और मजदूरों की संख्या जो उनकी फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से उसको आगे लिखते चले जाएंगे। जो सारी फ्रीक्वेंसीज हैं इनको जोड़ लेंगे F1 F2 F3 को, तो आपको सिग्मा एफ मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई सिग्मा वाली। और फिर हम एफ एक्स भी निकाल लेंगे साथ साथ। एफ एक्स मैंने आपसे कहा था ना कि जो एक्स की वैल्यू है उसको एफ से गुणा करते जाएंगे, तो 100 की गुणा 5 से करेंगे तो 500 हो गई, ये होगी F1 X1। ये कौन सी वैल्यू हो गई, F1 और X1, मतलब जो पहली वाली जो आंकड़े हैं, पहली जो सीरीज है, पहले वाले के लिए जो मान है X1 और F1, उनकी गुणा कर दी, F1 X1 हो गई, ये F2 X2 हो गई, ये F3 X3, ये F4 X4 और ये F5 X5, इन सब की गुणा कर ली, तो इससे हमको Fx की वैल्यू मिल गई अलग अलग, F1 X1 F2 X2 ये मिल गया। और हम जब इसको सबको जोड़ लेंगे तो वो मिल जाएगा हमको सिग्मा ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स। इन सबको जोड़ लेना है, कुछ नहीं किया आपने, खाली इनको जोड़ लिया, तो आप देख रहे हैं 3350 मिल गया। अब आपको पता है एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है सिग्मा ऑफ एफ एक्स, जो कि ये है, इसको 20 से यानी कि सिग्मा ऑफ एफ से भाग दे देंगे, तो 3350 में आप 20 से भाग देंगे, जब आप इसको भाग दे देंगे तो आपको निकल के आएगा 167.5। तो यहाँ आपने देखा कि आपको थोड़ी सी ज्यादा भाग करना पड़ा, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको मुश्किल पड़ेगी। हालांकि अभी 20 है तो इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही होगी, लेकिन अगर इसकी जगह 22 होता, 21 होता तो ये ज्यादा मुश्किल हो जाता, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कल्पित माध्य विधि से इसको कितने सरलता से हम लोग कर सकते हैं। कैसे, अब कल्पित माध्य विधि में क्या होता है, आपको पता है एक्स बार होता है a प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी डिवाइड बाई एन, और डी क्या होता है, डी होता है एक्स माइनस ए।
ठीक है ना। तो f की गुणा आप d में कर देते हैं। पहले आप a मान लेते हैं कुछ कल्पित माध्य, और उसके बाद फिर आप d निकाल लेते हैं x माइनस a, और उसके बाद आप d की गुणा f से करके सिग्मा f d निकाल लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और n आपको पता ही है क्या है, सिग्मा ऑफ f। ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें आप करेंगे फिर वही टेबल आपको बनानी है, साप्ताहिक मजदूरी लिख ली, मजदूरों की संख्या लिख ली, उसको जोड़ दिया, सिग्मा एफ निकाल लिया, ये आपके काम आएगा भी, यही एन होता है। ये क्या है, एन है, जो हमारे फॉर्मूले में दिखा रखा था ना हमने एन, वो ये सिग्मा एफ है। ठीक है। इसके बाद आपने एफ एक्स भी निकाल लिया, हालांकि इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, ये वाला आंकड़ा आपका कल्पित माध्य वाली विधि में उपयोग में नहीं लाया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद फिर आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे a मान लेंगे। आप a मान लिया आपने 170 है, ये बीच में आ रहा था आंकड़ा एक, तो आपने सोचा चलो इसको ही मान लेते हैं, यही कल्पित माध्य आपने मान लिया। तो अब फिर आप निकालेंगे d क्या होता है, x माइनस a, यानी कि x माइनस 170। तो आप क्या करेंगे, अब जो d की वैल्यू है, ठीक है ना, वो निकालेंगे। तो x कितना है, यहाँ पर x है 100, और d आपने और a माना है आपने 170, तो 100 में से 170 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 70। ऐसे ही 140 में से 170 घटाएंगे तो माइनस का 30। ऐसे ही 170 में से 170 घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है ना। और 200 में से 170 घटाएंगे तो 30 आएगा, और 250 में से 170 घटाएंगे तो 80 आएगा। ये निकाल लिया आपने d। अब आपको क्या करना है, d की गुणा करनी है f के साथ। ठीक है ना। तो ये जो d है, इसकी गुणा आपको इस वाले f के साथ करनी है। तो 70 की गुणा आप 5 से करेंगे, 350 हो गया, माइनस का, ये याद रखिएगा चिन्ह माइनस का लगेगा, अभी माइनस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे आपको कुछ गणित के फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर माइनस के 30 की गुणा 2 से करेंगे तो माइनस के 60, 0 की गुणा 6 से तो 0, 30 की गुणा 4 से तो 120, ऐसे ही 80 की गुणा 3 से 240। ठीक है ना। तो अब आप इसको जोड़ लेंगे, तो 240 और 120 होता है 360, तो प्लस का कितना हो रहा है आपका 360, और ये कितना हो गया 350 और 60 410, माइनस का कितना है 410, तो माइनस का 410 और प्लस का 360, जब आप इनको घटाएंगे 410 में से 360 तो बचेगा 50, लेकिन काहे का, माइनस का बचेगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही, ये ऋणात्मक 50 बच गया, तो सिग्मा ऑफ एफ डी आ गया माइनस के 50। आपने सिग्मा ऑफ एफ डी निकाल लिया, आपने एन पहले ही निकाल लिया था, आपको ए पता है, सारी वैल्यूज रख दीजिए, आपको एक्स बार निकल आएगा। एक्स बार क्या हो जाएगा, ए कितना है 170, जो हमने माना था पहले ही कल्पित माध्य, जो कि हमने यहाँ पे मान रखा है, ये याद रखिएगा चीजें। ठीक है ना। और फिर सिग्मा ऑफ एफ डी आपने निकाल लिया -50, और ये है 20, तो जब आप इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 167 रुपये 50 पैसे। ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लास्ट में एक बार जो विचलन वाला था, पद विचलन विधि, उसको और देख लेते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि हमको d डैश निकालना होता है। सबसे पहले d डैश होता है d डिवाइड बाई c, यानी कि x माइनस a डिवाइड बाई c, इसमें ये निकालना होता है। फिर आपको d की जगह आप d डैश का यूज करते हैं, सिग्मा f d डैश निकालते हैं। ठीक है ना। और c क्या होता है, c एक कॉमन फैक्टर होता है, अक्सर हम इसको 10 लेते हैं। ठीक है ना। कॉमन फैक्टर मतलब उसी से ही आप सबको भाग देंगे और लास्ट में उसी से ही गुणा करेंगे। ठीक है। तो आपने अभी पिछले गौर किया होगा, अगर पीछे वाली उसमें कैलकुलेशन में, तो आपने देखा होगा ना बहुत छोटा हो गया है अभी। वहां आप 3350 में 20 से भाग दे रहे थे, आप केवल 50 में 20 से भाग दे रहे हैं, जो कि ज्यादा सरल है। तो आपको भाग वाली जो कैलकुलेशन है वो कम करनी पड़ रही है। ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा सरल हो गया। अब यहाँ पे और सरल हो जाएगा कैसे, तो ये मैंने टेबल दिखाई है, इसमें आप देख सकते हैं ये x है, ये f है, ये सिग्मा, ये fx है, इसकी हमको जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। फिर आप d निकालेंगे, d आपको निकालना पड़ेगा, जैसे d आपने पीछे निकाला था, बिल्कुल सेम वही है, यहाँ तक स्टेप वही है जो कि आपने कल्पित माध्य में किया था। इसके बाद चेंज हुआ है, यहाँ आपने d डैश निकाला है, ये एक यूनिक चीज है। d डैश क्या होता है, d में आप कॉमन फैक्टर यानी कि c से भाग दे रहे हैं। यहाँ पे आपने माना है c बराबर 10, आपने c कितना लिया है, यहाँ पर 10 लिया है, मैं लिखना भूल गया, लेकिन आप इसको लिख लीजिएगा, c हमने 10 माना है, तो इसलिए आपने d को 10 से भाग दिया है। तो अगर d है -70, 10 से भाग देंगे तो रह जाएगा -7, 30 में 10 से भाग देंगे तो 3 रह जाएगा, 30 में देंगे 3 रह जाएगा, 80 में देंगे तो 8 रह जाएगा। ठीक है ना। तो ये छोटा हो गया। ठीक है ना। आप देख रहे हो कैलकुलेशन थोड़ी छोटी होगी। अब आप क्या करेंगे, आप एफ डी निकाल लेंगे, लेकिन एफ डी की आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। आपको क्या की जरूरत पड़ेगी, एफ डी डैश की पड़ेगी। ये जो एफ डी है इसकी आवश्यकता यहाँ पे आपको
नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने सिग्मा एफ निकाल लेंगे, ये 20, ये तो वही सेम है, ये यहाँ पर एन जो हमने पिछली उसमें बोला था एन इक्वल टू सिग्मा एफ होता है। अब आप यहाँ का निकाल लेंगे एफ डी डैश निकालेंगे। तो जो एफ आपने ये जो फ्रीक्वेंसी है 5, इसको आप गुणा कर लेंगे डी डैश से, तो 5 सत्ते 35, तो ये हो जाएगा माइनस का 35। अगला हो जाएगा 2 3 6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6। ऐसे ही 6 की गुणा आप 0 से करेंगे। अब आप गुणा किससे में करेंगे, जो ऊपर आंकड़े लिखे हैं उनको ध्यान से देखिएगा, एफ लिखा हुआ है और डी डैश लिखा हुआ है, तो आप एफ ढूंढेंगे कहाँ है, एफ की गुणा करेंगे डी डैश से, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे जब भी आप सवाल करेंगे। कुछ भी अगर आपको बीच में समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, फिर इनकी गुणा कर लेंगे। ऐसी 6 की गुणा 0 से 0 हो गया, 4 3 12 और 3 8 24, 3 की गुणा 8 से किया आपने, 24 आ गया। फिर आप इन सबको जोड़ लेंगे, ये है माइनस के 41, ठीक है ना, और ये हो रहा है 36। तो आएगा कितना आपका 36 और 41 में अंतर आता है 5 का, और 5 का है आएगा माइनस का, तो सिग्मा ऑफ एफ डी डैश आ गया -5। आपको पता है फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए कितना है 170 प्लस -5 जो आपका आया है सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई एफ, सिग्मा एफ जो है -5 डिवाइड बाई 20 इंटू 10, ठीक है ना। तो 10 से 20 से आप उसको डिवाइड कर गुणा कर लेंगे, तो आ जाएगा 170 माइनस 2.5, ठीक है ना। इसको अभी आप कैलकुलेट करके देखेंगे ना, अगर -5, खैर मैं बता देता हूँ आपको ऐसा आना चाहिए इतना मैथ, तो अगर आपको सवाल करने तो ये ज़रूरी है, ठीक है ना, इतना मैथ आपको आना चाहिए। ये है 20, इसकी गुणा करनी है आपको 10 से, ठीक है ना। तो 10 से आप 20 को काट लेंगे, ये 2 बार कटेगा, ठीक है ना। और 5 से जब आप 2 से जब 5 को भाग देंगे तो 2.5 आएगा, मतलब 2.5 आएगा, ठीक है ना। 170 माइनस 2.5 आ गया 167.5। तो आपने देखा होगा तीनों में आंसर वही आ रहा है, 167.5 ही आ रहा है। खाली जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी हल्की होती चली जा रही हैं, तो पद विचलन विधि में आपको और कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, कम गुणा भाग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। एक वीडियो में आधे घंटे तक का ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा फिर चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं। तो हमने ये समूहबद्ध आंकड़ों के जो तीनों प्रकार की चीज जो तरीके हैं, जिसमें कि प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि है और पथ विचलन विधि है, ये तीनों विधियां कर ली हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको जो आगे का है वो अगले वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको फिर एक बार व्हाट्सएप नंबर अपना दिखा देता हूँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा इंस्टाग्राम नंबर आप ले सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी। आप हमको इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो हमारे साथ इस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से फिर अंत में एक बार वही अनुरोध रहेगा कि आप अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।